हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ अंसाल 2022 का क्लास 10th। मैंने एक पार्ट इसका कराया था सेट 2 का फर्स्ट वाला, जिसमें मैंने 6 तक क्वेश्चन आपको बता दिए थे, 6 के का तक। अब आपको आज बताना है 6 के खा वाला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। छठे का खा, जब तब तक मैं इंक डाल रहा हूँ मार्कर में, तब तक आप लोग अपना अपना अंसाल खोल करके ओपन करके बैठ जाओ। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे ओपन करके बैठ जाओ, ठीक। वरना हम आ जाएंगे तो फिर तहलका मचा देंगे आकर के। निकालो अंसाल जल्दी से, बैठो अंसाल ले करके, आ जाओ अपने मैदान में। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, हमने कहा था इसको कंप्लीट कर लेना। आपका सिलेबस बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से नंबर आ जाएंगे तुम लोगों के। खोलो छठे का का वाला पार्ट हो गया था। खा वाला पार्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है कि दी गई आकृति में ए बी सी, ये तो पता ही हो गया सबको ना, मैथ है, सेट 2 है, उसका पार्ट नंबर ये आज वो पार्ट 1 कराया था, ये पार्ट 2 है आज, ठीक है। वो पार्ट मैंने 1 कराया था, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, ठीक। एक क्लास में तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। दी गई आकृति में ए बी सी, एक आकृति देखो आपको दी गई होगी, हम यहाँ बना रहे हैं आकृति जो दी गई है। इसमें ये आकृति हम ऐसे बनाए दे रहे हैं, ये देखो आपके में आकृति बनी होगी, नाम लिखा होगा ए बी सी, ए बी सी, ये आकृति बनी है। और ऊपर से देखो एक ऐसे बना होगा, ऐसे देखो बना होगा, बना हुआ है। और ये छायांकित भाग है, ये वाला पार्ट। इस छायांकित भाग का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, यही शायद दे रखा है तुमको क्वेश्चन में, ठीक। तो जो दे रखा है पहले वो डाटा गिवन कर लो, जो डाटा है उसको पहले गिवन डाटा को नोट करो। दी गई आकृति में एबीसी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है तो मतलब चतुर्थांश की तुम्हें त्रिज्या दे दी गई है। तो सबसे पहले लिख लो चतुर्थांश की त्रिज्या जो दी गई है उसे लिखो। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे दी गई है? 14 सेंटीमीटर, इसको नोट करो। आगे क्या लिखा है? एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये पूरे वृत्त का चतुर्थांश है, चौथाई पार्ट है। फिर कह रहा है कि तथा BC को व्यास मानकर, जो तुम्हारे पास में ये B से लेकर के C तक दी गई है भुजा, ये BC, इसको कह रहा है कि व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इसको व्यास मान करके ये एक अर्धवृत्त खींचा गया। अगर इसको ऐसे पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो ये वृत्त हो जाएगा, ये इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात हम करते हैं, तुम्हें बता रहे हैं। दूसरी बात समझो, क्या लिखा हुआ है? खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इतनी बात तुमको बतानी है, ठीक। थोड़ा लाइट डिम हो गई है, परेशान नहीं होंगे, आप देखेंगे दोबारा फिर से, ठीक है। ये दिया गया है तो सबसे पहले तुम्हें चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है, कितनी? 14 सेंटीमीटर। किस किस को पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल? चतुर्थांश का क्षेत्रफल किस किस को आता है? पिछले भी सेट में ये सवाल आया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था तुमको। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कौन बताएगा? तुरंत बताओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कौन बताएगा? कमेंट करके जल्दी से लिख करके बताओ। मैंने बता रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखना, यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी ये 90 डिग्री होगी, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 90 रखोगे, बटे में 360, 90 से इसको काटोगे तो 40, 90 चक्कू 360, पाई आर स्क्वायर बटे 4, इतना बचेगा। पाई का मान रखो, आर का मान तुम्हें दे रखा है, आर का मान रखो। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या तुमको कितनी दे रखी? 14, गुणे 14 डबल कर देना है, बटे में 4, 7 से काट दो 2 पे, 2 से काट दो 2 को, 2 से काट दो 7 पे, तो 22 × 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल निकल के आया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया। किस किस का निकल के आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल? 154 सेंटीमीटर। अब देखो, अब तुम्हारे पास में एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABC, एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तुमको चाहिए, यहाँ से निकालना है, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो, ABC, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना, क्योंकि ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है? कर्ण है। तुमको ये BC चाहिए पूरा, क्योंकि अगर BC तुम निकाल ले गए तब तुम अर्धवृत्त का फार्मूला लगा दोगे, क्षेत्रफल तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो BC होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ABC, ये त्रिभुज ABC है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये BC भुजा हमारे पास में कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास में? AB का स्क्वायर
और प्लस AC का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई बताओ। ये त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसका। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो BC हम ऐसे लिखेंगे बराबर। अब देखो A से लेकर के B तक तुम्हें कोई माप दे दी गई होगी। सवाल में देखो, अपने सवाल में दिया गया था चतुर्थांश की त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चतुर्थांश की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और ये भी हमारे पास में क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो दोनों माप तुम्हें कितनी दी गई हैं, 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो इधर करोगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर करोगे तो 14 का स्क्वायर होगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 196, ठीक है। इसको तुम 2 टाइम्स 196 लिख सकते हो। यहाँ दिख नहीं रहा, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ लिख देते, नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो BC का स्क्वायर बराबर में 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और प्लस 196 हो जाएगा, ठीक। 196 इसको हम 2 टाइम 196 लिख लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। 2 टाइम्स 196, 196 का वर्गमूल है तो ये 14 होगा, ये अंडर रूट 2 होगा हमारे पास में। देख लेते, 1 मिनट देख लेते हैं, स्लाइड देख लेते हैं। अच्छा चलो, नीचे वाली स्लाइड दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। ये लिखा यहाँ पे क्या है, मैंने मान डाले हैं। AB का मान जो है A से लेकर के B तक 14 लिख दिया मैंने। AC का मान मैंने डाल दिया है 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेंगे। तो ये BC निकल आया। अब सोचो, B से लेकर के C तक ये हमारे पास में पूरा तुम्हारे पास में अर्धवृत्त का व्यास है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल में पढ़ा, सवाल में लिखा होगा तुम्हारे पास में, ठीक। सवाल में लिखा होगा BC जो है वो अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक। तो अब इसकी त्रिज्या निकाल लो। अगर हम यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालते हैं, जो त्रिज्या हमारे पास में वो 14 अंडर रूट 2 बटे में 2 करोगे, 2 से इसको काट दोगे तो 7 अंडर रूट 2 आ जाएगी तुम्हारे पास में सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई। अब अर्धवृत्त का व्यास पता चल गया, त्रिज्या भी पता चल गई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन बताएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अर्धवृत्त चाहिए, भाग कर दो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकल के आ गई 7 अंडर रूट 2 गुणे 7 अंडर रूट 2, 2 बार लिखोगे, बटे में 2 लिखा है। 7 से 7 को ख़त्म कर दो, ये बचा 22 गुणे रूट 2 2 हो जाएगा, गुणे 7 बटे में 2, 2 से 2 काट दोगे, 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। इतना क्षेत्रफल निकल आया, इतना क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का। तो यहाँ दिख रहा है सभी को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो यही तो तुमको निकालना था। तो सबसे पहले तुमने क्या निकाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर तुमने निकाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों जोड़ दे, माइनस कर देंगे, निकल आएगा, ठीक, गुड। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देख लेते हैं, नीचे दिखता है कि नहीं दिखता है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। साइड में लिख देते हैं यहाँ से। चलो ये चीज़ रच कर करके साइड में लिखते हैं, साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ दोगे अर्धवृत्त का, जो अभी तुमने निकाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस, अब किसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा आपके पास में, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा बताओ, निकाल लोगे या हम ही करें, हम ही को करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 98 निकला था, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी तुमने निकाला है, कितना निकाल के रखा है 154, माइनस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 154, 154 से 154 खत्म होगा तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। ये सवाल नोट कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है।
बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, बोर्ड छोटा है, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। नोट कर लेना सभी लोग सवाल को, ठीक। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करके बता दिया करो सभी लोग, ठीक, कमेंट करके बता दिया करो। इतना हो गया तुम्हारे पास में। अब आ जाओ अगले सवाल पे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगले सवाल पे आ जाते हैं। छठे का खा हो गया, छठे के गा नंबर पे बढ़ते हैं, ठीक। छठे का गा वाला देखो क्या है भैया। छोटा है बोर्ड यार। छठे के गा पे आ जाओ। छठे का गा, ये देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC बराबर 60 अंश है। और फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी होंगी। आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना जहाँ पे त्रिभुज का भंडारा लिखा होगा, वहाँ से आपको रचनाएं सीखनी है, ठीक है, वहाँ से आपको रचना करनी। तो ये सवाल हम बताएंगे नहीं तुम लोगों को, छठे का घा घड़ी बताएंगे आपको, ठीक है। त्रिभुज के भंडारे में आपको जाना है, वहाँ से रचनाएं सीख लेनी है, ठीक। छठे का घा कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो माध्यिका पता होनी चाहिए, बहुलक पता होना चाहिए और माध्य पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बातें आपको आनी जरूरी है क्योंकि सवाल हर बार में आपसे पूछ रहा है, इस बार भी पूछेगा करके। जो दिया गया है लिख लो। एक तरफ लिखा गया है वर्ग अंतराल, एक साइड में वर्ग अंतराल लिख लो, एक साइड में लिखा गया है बारंबारता, बारंबारता लिख लो। ये पीछे सेट में हम बता चुके हैं, फिर से हम बताएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 तक दिया गया है। फिर दिया गया है बारंबारता 2, 4, 7, 3 और 2, ये दे दी गई है आपको बारंबारता। इतनी बारंबारता दी गई है आपको। कह रहा था कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता आपको निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो संख्या 2 लिखी होती है यहाँ लिखते हैं, 2 में 4 को जोड़ते हैं 6 आएगा, 6 में 7 को जोड़ते हैं 13 आएगा, 13 में 3 को जोड़ोगे 16 आएगा, 16 में 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 18। तो इसका पूरा योगफल भी तुम्हारा 18 ही आना चाहिए। n बराबर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। जब n बराबर 18 आ गया तो तुमको चाहिए n/2 का मान, तो n/2 मतलब 18/2, 2 से काटोगे तो 9 आएगा, कितना आएगा 9। अब ये 9 देखना है तुमको इस संचयी बारंबारता में कहाँ पर पड़ता है। 9 को क्या करना है, देखना है आपको कि कहाँ पर पड़ेगा करके। तो 6 के बाद में 9 इसमें पड़ेगा करके, तो इसको आपको क्रॉप कर लेना, ऐसे बंद कर लेना। मैंने बताया था कि इसके ऊपर वाली संख्या को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास में f की वैल्यू होती है, ठीक है। ये निम्न वर्ग अंतराल l की वैल्यू होती है। सब कुछ मैंने बताया था तुमको, अगर मैंने बताया है तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको h का मान चाहिए। h जो वर्ग अंतराल होता है, गैप कितने का है, 0 से लेकर के 10 से 10 से लेकर के 20 तक, तो 10 का गैप है, तो 10 की वैल्यू लिख लेते हैं अपने पास में। जो मैंने मान बताए थे सारे नोट तुमको करने हैं। माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 तक है माध्यक वर्ग, तो इसकी निम्न सीमा l का मान कितना होगा, 20 होगा। h का मान 10 लिख लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान कितना है, 6 है। f का मान कितना है, फंक्शन का मान कितना है, 7 दिया गया। ये 7 आपको नोट करना है। आप अपना फार्मूला लगाएंगे माध्यिका के लिए। माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता था, जब माध्यिका निकालते थे तो माध्यिका बराबर क्या होता है, कौन बताएगा माध्यिका का फार्मूला, l + n/2 माइनस क्या करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और इंटू में क्या लिखें, f × h, h लिखें। अपान में क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। याद कर लो फार्मूले को, याद नहीं करोगे भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। फार्मूला याद करना है, l + n/2 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इंटू में h अपान में f। l की वैल्यू अभी तुमने निकाली है 20 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू तुमने कितनी निकाली, 9 रखनी है, माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना है 6 इंटू में h, वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, फंक्शन तुमको कितना दिया गया है 7।
कैलकुलेट कर दो तुरंत आ करके। 20 प्लस 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, गुणे में 10 होगा, बटे में 7 होगा, तो 20 हो जाएगा, प्लस 3 दहम 30 हो जाएगा, बटे में 7 होगा। 7 से 30 को भाग कर दो साइड में ले जा करके। 7 रुक के 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा दो 0। फिर तुम्हारे पास में 7 रुक 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 लगा दो, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। 20 प्लस 4.2 जोड़ दो तो 20 और 4 24.2। ये तुम्हारे पास में क्या निकल के आ गई? माध्यिका निकल के आ गई, जो तुमसे पूछी गई थी। ये हो गया आपका सवाल कि माध्यिका कितनी होगी इस क्वेश्चन की। तो माध्यिका आपके पास में आ चुकी है बन करके। देख लेंगे सवाल को। बढ़िया सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल तुम्हें दिया गया है, सवाल तुम्हें अच्छा पूछा गया था, अच्छा सवाल पूछ लिया है उसने। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। छठे का घा वाला पार्ट ये हो गया। अब आ जाओ 7 नंबर पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन 6 के तुम्हारे सारे पार्ट हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। नोट कर लिया ना सभी लोगों ने? फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद रहेंगे तभी मज़ा आएगा तुम लोगों को, वरना हम नहीं जानते कुछ नहीं कर पाओगे। मेन है फार्मूला, वरना सब बेकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। 7 का अब पूरा सवाल ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा है, कम ही बचा है। ठीक है, 7 का क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है। एक नाव जो तुम्हारे पास में है पुल की ओर आ रही है। ठीक, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। क्या बात कह रही है? सवाल क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे इसका फिगर। एक नाव जो तुम्हारे पास में है वो पुल की ओर आ रही है। एक ये पुल बना लो, ठीक है, एक नाव इस पुल की ओर आएगी। ये है तुम्हारे पास में नाव जो पुल की ओर आएगी। किसी क्षण इसका उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ठीक, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, नाव 4 मिनट चली, फिर उसके बाद में उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये 4 मिनट चल चुकी है। यहाँ से समय उसको चलने में कितना लगा है? 4 मिनट समय चलने में लगा हुआ है। 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये x तुमको बताना है कि कितना उसको और समय लगेगा करके। ठीक है, तो ये नामकरण संस्कार कर लो। ABCD नाम दे दो, इसको दे दो A, B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D। इतनी बात हो गई तुम्हारे पास में। फिगर बन गया, सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले आप लगाएं त्रिभुज ADC में, ADC इस छोटे से त्रिभुज में आप लगाएंगे। ठीक है, कौन कौन कर लेगा इसको बताओ, कौन कौन कर लेगा करके बताओ। इस सवाल को कर लोगे सभी लोग कि नहीं कर पाओगे? चलो नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये थीटा कोण है। इस त्रिभुज में लगाओ सबसे पहले, फिर पूरे त्रिभुज में लगा देते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में, ABC में, इस त्रिभुज में हम लगा रहे हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पता है tan थीटा हमारे पास में ये लंब है, इसको h मान लो, ये h हो गई, ये x हो गई। ठीक है, तो tan थीटा लगाओगे यहाँ से। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गई h, आधार हो गई x। tan थीटा का मान कितना है? 60 है। h का मान हमें पता नहीं, x का मान हमें पता नहीं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में h बटे x, बटे में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3x। समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देना है। पुनः त्रिभुज तुमको लगाना है पूरे में, पुनः त्रिभुज ABD में लगा देना। ठीक है, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में लगाओ। अब ये देखो, ये 4 थी और ये x थी, तो 4 + x मीटर हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक, यहाँ से लगाओगे tan थीटा, वही बात, tan थीटा बराबर h। अब आधार पूरा होगा तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना? 4 + x, तो tan थीटा, tan इस बार में मान होगा 30, h बटे में 4 + x। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर में h की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल ले चुके हो कि h का मान कितना है? √3x, तो यहाँ रख देना √3x बटे में 4 + x, और तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 + x हो गया बराबर में √3 3x हो गया। इस x को उधर भेज दो, तो 4 बराबर 3x माइनस का x, तो 4 बराबर 2x। यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा उसको? 2 मिनट का समय और लग जाएगा। इसी x की वैल्यू तुमसे पूछी गई थी। ठीक, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट कर लेना। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी के देखो, इसी के अथवा में एक दिया गया था क्वेश्चन, या हाँ इसी के अथवा में एक दिया गया था, वो भी क्वेश्चन देखो। एक मीनार के आधार से, हाँ ये वाला क्वेश्चन इसी के अथवा में दिया गया है। चलो अथवा वाला क्वेश्चन देख लो सभी लोग। इसी का अथवा वाला देखो, एक सवाल दिया गया है तुम्हें,
7 का अथवा वाला, ठीक है, 7 में अथवा वाला एक क्वेश्चन लिखा है। वो भी ऊंचाई दूरी का सवाल पूछा गया था, ये भी ऊंचाई दूरी का ही सवाल था तुम्हारे पास में। दोनों सवाल बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। देखो, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर स्थित उसी समतल पर दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी तुमसे कोण कोटिपूरक कहे, क्या कहेगा? कोटिपूरक कहे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो कोटिपूरक में एक चीज़ याद रखना, एक कोण को तुम्हें थीटा मानना है, दूसरे वाले कोण को 90 माइनस थीटा मानना है, ठीक है। ये एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। अब जैसे सवाल ने कहा वैसे सवाल को बना दो बस। एक मीनार बना दो। क्या बना देना है? एक मीनार बना देना है। एक मीनार बना दिया तुमने, इस मीनार को नाम दे दो ए बी, ये मीनार हो गई। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर, तो एक 25 मीटर दूर स्थित है, पहले एक को 25 मीटर मान लो, एक चीज़ स्थित है, और फिर एक 100 मीटर दूर स्थित है। मतलब पूरी दूरी तुम्हें एक की कितनी दे दी गई है? 100 मीटर दे दी गई है। यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु तुम्हारे पास में हैं, और दोनों को जो उन्नयन कोण हैं वो एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। अगर एक को थीटा मानते हो तो दूसरे वाला कोण तुम्हारे पास में 90 माइनस थीटा है। ए बी सी इसको नाम दे दो, डी इसको नाम दे दो, ठीक है। ये हो गया आपके पास में, फिगर बन गया। कह रहा है कि एक दूसरे के कोटिपूरक हैं तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली ऊंचाई तुमको निकालनी है। अच्छा, मीनार की ऊंचाई तुमको निकालनी है। सॉल्व कर दो इसको, आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी इस इतने से त्रिभुज में लगा दो, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा कर्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तुमको पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो सीधे हम मान रख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा। यहाँ जो थीटा है वो कितना है? 90 माइनस थीटा, बराबर में लंब कितना है? h, आधार कितना है हमारे पास में? 25, तो h बटे 25, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा पता है तुम लोगों को कि cot थीटा हो जाता है, तो h बटे कितना हो जाएगा? 25। समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ दो। पुनः एक प्रयास करो कि त्रिभुज ए बी डी में अप्लाई कर दो। किस में? ए बी डी में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा है, लंब h ही है, आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दे दी गई है? 100 दे दी गई है। ये समीकरण नंबर कौन सी है? 2। समीकरण 1 और 2 का गुणा करा दे। क्या कर दें? समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो। गुणा करोगे तो तुम्हें पता है इधर की इधर से गुणा होती है, तो tan थीटा गुणे में आ जाएगा cot थीटा, बराबर में इधर की इधर से गुणा होगी h बटे 25 गुणे h बटे 100, ठीक है। अब ये पता है tan थीटा इसे लिखा रहने दो, cot थीटा को तोड़ लो 1 बटे tan थीटा में, h की गुणा करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, 25 के 100 से गुणा करोगे तो 2500 हो जाएगा। ये tan थीटा खत्म हो जाएगा। इधर देख लेना, h स्क्वायर बटे 2500 h स्क्वायर बटे 2500 बराबर में 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो h स्क्वायर बराबर 2500 हो गया। तो h बराबर जब निकालोगे तो √2500 हो जाएगा, और यहाँ से जब h की वैल्यू निकालोगे तो 50 मीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब जो तुमसे पूछा गया था कि ए बी जो थी वो मीनार, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 50 मीटर आपको टिक कर देना है, ठीक है। ऐसे सवाल लगाना है आपको। ये हो गया आपका सवाल, ठीक। 7 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब 8 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 वाला नहीं, 7 के खा ही दिया गया होगा। हाँ, 7 के खा में फिर 2 सवाल तुम्हें दिए गए हैं, ठीक। वो दोनों सवाल तुम्हें लगाने हैं। बिगाड़ दें इसको, 7 का खा वाला आ जाओ, देख लो आकर के। 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों सवाल आपको सॉल्व करने हैं। बस आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा दूसरा, फिर आ जाएंगे हम सेट नंबर 3 पे, वो मिलेगा आपको। पूरे सेट आपको सॉल्व करने हैं। 7 का खा सवाल देखो, एक बार सेट फर्स्ट में आया था, जो मैंने नाव और धारा वाले सवाल बताए थे कि एक सवाल आपको कंप्लीट करना है, ठीक। उसमें मैंने आपको बताया था कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। पता है ना सभी को कि कैसे हम धारा की चाल मानते हैं, कैसे हम नाव की चाल मानते हैं, ठीक। सवाल वही है, बस पढ़ना है तुम्हें। कि कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल, ठीक है। फिर कह रहा है कि और धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर
2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताना है। ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बतानी है आपको। मान लो कि माना तैरने की चाल जो भी ऋतु हैं, जो भी नाम है लिख लेना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये तो उसके तैरने की चाल दी गई है। ठीक, और तुमको एक और चाल मैंने बताई थी जिसको मानना है, उसको हम बोलते हैं धारा की चाल। धारा की चाल क्या मान के चलोगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालें हो गई। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे तुम्हें बनाओ। एक बार कह रहा है कि धारा के अनुकूल चाल निकालना है, तो सबसे पहले तो तुम धारा के अनुकूल चाल निकालो। धारा के अनुकूल चाल, मैंने कहा था जब भी अनुकूल होगा तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जब भी तुमसे प्रतिकूल की बात करें तो दोनों चालों को क्या कर देना है? घटा देना होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ से समय भी दे रखा है तुमको। जब अनुकूल चाल चलती है तो उसको समय लगता है 2 घंटे का, 2 आवर्स घंटे लगते हैं उसको। तुम्हें फार्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। दूरी भी तुमको दे रखी है तय करने के लिए 20 किलोमीटर, यही तो दूरी दे रखी है तुम्हें। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे, अपना फार्मूला बना लोगे समय बराबर। ठीक है, फार्मूला बना लोगे समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या बना लोगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है? 2 घंटे का। दूरी कितनी कवर करती है? 20 की। चाल किस चाल से चलती है? तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये पहली समीकरण। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं। धारा के प्रतिकूल, ये भी तो बोला था कि धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी? धारा के प्रतिकूल चाल वो दे दी गई है तुम्हें। मैंने कहा एक बार जब अनुकूल कहे तो तुम्हें जोड़ देना है, प्रतिकूल कहे तो घटा देना है। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से उसको कितना समय लग रहा था? यहाँ पर देखो समय दे रखा है, समय 2 ही घंटे का है। समय तो ज़्यादा नहीं बदला है ना, समय 2 ही घंटे का है। समय 2 घंटे का है, देख ले एक बार। प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। हाँ, दूरी उसने दे रखी है कि 4 किलोमीटर तय करती है। ठीक, दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर की। अब देख लेते हैं स्लाइड नीचे दिख रही कि नहीं। यहाँ से देखो, आगे से यहाँ से वही फार्मूला लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल वाला। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना लग रहा? 2 घंटे का। दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर की इस बार तय की है। किस चाल से चल रहा है? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से। समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं? 2। अब यहाँ से तुम्हें काम करना, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक, जो पहली समीकरण तुम्हें दी गई थी ये वाली, इस समीकरण को हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहे हैं। देख लेना, यहाँ पे हम समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। इसको ऐसे लिख लें, 2x प्लस वाई बराबर में 20, 2 से 2x प्लस, या ऐसे मत करो, काट देते हैं सीधे, इससे इसको सीधे काट दो आकर के। तो जो x प्लस वाई बराबर बचेगा, 2 से जब इसको काट दोगे तो ये 10 पे कटेगा, ये 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तुमको ये वाली समीकरण जो दी गई है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर में 4। इसको जब 2 से काटोगे तो 2 पे कट जाएगी, तो ये बच जाएगी x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण से आपको x और y के मान निकाल लेने हैं। ठीक, तो ये वाली समीकरण इसके नीचे रख दो आकर के। माइनस नहीं आया, कहाँ रह गया? एक में माइनस लगना था मुझे, ये माइनस लगना था। बताते नहीं तुम लोग कमेंट करके कि सर जी गलत लिख रहे हो, बता दिया करो। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई कर लेना, बराबर में 2 है। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, y से y खत्म हो जाएगा, ये 2x बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 2 से इसको काटोगे तो 4 पे कटेगा, तो x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। अब चाहो तो इसका मान उठा करके इसमें रख दो, जहाँ इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान 4 निकला, तो 4 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस का y बराबर 2 माइनस 4, माइनस का y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर कितना आ गया? 2। ये होगी तुम्हारे पास में किलोमीटर प्रति घंटा। x किसको माना था? तैरने की चाल को, तो ये तैरने की चाल हो गई। y किसको माना था? धारा की चाल को, तो ये धारा की चाल निकल के आ गई y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देख लेना कहीं पर अगर मिस्टेक हो गई हो सवाल में।
ठीक। तो बाकी तो अब सही हो गया सब, चेक कर लेना, ठीक है। फिलहाल गलत नहीं है कहीं पे, सही है सब पूरा सवाल। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। माइनस प्लस ध्यान रखा करो, कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है माइनस प्लस में। अगले सवाल पे आ जाओ, 7 का खा। अब ये अथवा वाला दिया गया है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है, जो उसी के साथ के खा वाले पार्ट का अथवा वाला सवाल जो तुम्हें दिया गया है, ठीक। कौन सा है? अथवा वाला सवाल तुम्हें दिया गया है। कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कर लीजिए, ठीक है। हल कर लो। 7x माइनस 2y बटे में लिखा है xy बराबर में 5। आगे एक और समीकरण तुम्हें दी गई है, 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर में 15। रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक। देखो कैसे करते हैं, इसके नीचे ये लिखो, इसके नीचे ये लिखो। ये लिखोगे 7x बटे में xy माइनस का 2y बटे में xy बराबर में 5। y से y ख़त्म होगा, x से x ख़त्म होगा, ये बचेगा 7 बटे y माइनस का ये बचेगा 2 बटे x बराबर में 5, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा इसको बना लो आकर के 8x बटे में xy और प्लस का 7y बटे में xy बराबर में 15। y से y निपटा देना, x से x निपटा देना, 8 बटे y हो जाएगा प्लस 7 बटे x बराबर में 15। समीकरण नंबर 2 बना लेनी है, ठीक। इतनी बन गई समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर सॉल्व करना है। किसमें? बदल करके सॉल्व करना, तो बदल के सॉल्व कर देना है। इसके गुणे में 1 मान लेना, इसके बटे में ये है, इसके गुणे में 1 मान लेना, इसके बटे में ये लिखा है। तो मान लेना कि माना 1 बटे y है, 1 बटे x है, 1 बटे x बराबर p मान लो, 1 बटे y बराबर q मान लो। किसी को मानना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, बदल करके सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7, 1 बटे y, 1 बटे y की जगह क्या मैंने माना है q प्लस 2, 1 बटे x की जगह क्या माना है p बराबर में 5। ये बन गया। ऐसे यहाँ बनाना है तुम्हें, ये 8 गुणे यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 बटे y, 1 बटे y क्या माने हो q, तो ये q हो जाएगा प्लस 7 और x गुणे में फिर 1 आएगा तो ये 1 बटे x होगा। 1 बटे x को क्या मैंने माना है p, तो ये p होगा बराबर में 15, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8q प्लस 7p बराबर में 15। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है, यहाँ से q और p के मान निकालने हैं तुम्हें, ठीक। देखो यहाँ 2p है, यहाँ 7p है, यहाँ 7q है, यहाँ 8q है। तो या तो इसको पूरे समीकरण को 7 से गुणा कराओ और इस पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कराते हैं, ठीक। तभी तो p बराबर हो पाएगा हमारे पास में। तो 7 सत्ती 49q ये होगा प्लस 7 दूनी 14p ये होगा बराबर में 7 बचे 35 होगा। यहाँ से करा लेते हैं तो 2 अट्ठी 16q होगा प्लस 7 दूनी 14p होगा बराबर में 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगी समीकरण। इसको a समीकरण दे दो नाम, इसको b समीकरण नाम दे दो। अब a और b को सॉल्व करके q और p के मान निकाल लो, ठीक। तो यहाँ लिख रहे हैं ऊपर समीकरण a व b से, समीकरण a व b से, ठीक। ऊपर नीचे लिखेंगे ये 49q है प्लस 14p बराबर में 35। दूसरी समीकरण आपके पास में है 16q प्लस 14p बराबर में 30। माइनस कर दो समीकरण को, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। 9 में से 6 चले गए 3, 4 में से 1 गया 3, ये 33q बचेगा आपके पास में, ठीक है। 9 में से 6 गए 3, 6 3 9 3 1 4, ठीक। और ये तो कट गया बराबर में 30 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा 5 बच जाएगा। तो q की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/33, ये q की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से आप q का मान चाहे समीकरण a में रख देना चाहे समीकरण b में रख देना, निकाल लेना है आपको। उसके बाद में जो q और p आपने माने हैं वो आपको यहाँ पे पुट कर देने हैं आकर के, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो किस किस को समझ में आ गया ये सवाल, बेहतरीन है। अब नेक्स्ट सॉल्व होगा तुम्हारे पास में अगला वाला अनसॉल्व। इसको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है, ये काम तुम्हें करना है।
पूरा कंप्लीट करना है इसको, क्योंकि मैं पीछे वाले सेट में इसको बता चुका हूँ। दोनों मैंने ऋतु वाला भी सवाल बताया था, नाव वाला भी बताया था। मैंने कहा था कि जो सवाल आएगा उसको आपको, जो सवाल रिपीटेड होंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको कल इसी मोड़ पर। मोड़ का मतलब समझते हो ना, इसी चैनल पर, ठीक है। इसी चैनल पर मिलेंगे आकर के आपको। और अब आपको क्या करना है, सवालों का तो ढेर है ही है आपके पास में, 7 सेट सॉल्व करने हैं, ठीक। बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके पास में, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम है, कोई बहुत टाइम नहीं है। जी जान झोंक दीजिए पढ़ाई में, जितना हो सके उतनी आप मेहनत करिए, ठीक है। और पेपर तो आपके करीब ही हैं। बस आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, कल मैं मिलता हूँ आप सभी को। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।